अच्छा, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है बताओ देवांग? लोकतंत्र तो हो गया, डेमोक्रेसी इसका मतलब क्या होता है? लोग को चुनते हैं। हाँ, अनुमति हो, फ्रीडम फॉर स्पीच। अच्छा, लोकतंत्र किसको बनाता कौन है? हाँ, लोग बनाते हैं, है ना? तो ऐसे तंत्र का नाम क्या होगा? लोकतंत्र। बनाए हैं लोग, हो गया लोक। बनाए हैं लोग, हो गया है लोक। इसी में लगा दो तंत्र, हो गया लोक तंत्र। ठीक है, चलो अच्छा, ठीक है। ठीक, जैसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम? डायनामिक भी बोलते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम कैसा होता है? डायनामिक होता है। लेफ्ट टू राइट भी जा सकता है, राइट टू लेफ्ट भी जा सकता है। ठीक है, अगली लाइन से लिखो। लिखो द रिजल्ट विल बी गुड। लिखो बेटा, द रिजल्ट विल बी गुड। लिखो द रिजल्ट विल बी गुड, दैट इज द रिजल्ट विल बी गुड, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिख नहीं रहे हो बेटा तुम? अब तुम कल अपनी नोट्स लेके अगली क्लास में आना। वो तुम्हारा तुम्हारा चेक होगा, तुम्हारा और पटेल जी का, है ना? ये क्या होता है, तुम लोग पत्रकार बनते हो, ठीक है? और वहां हमने इतनी मेहनत से नोट्स तैयार करवाया, और उसमें कुछ भी लाइन यदि आप मिस कर रहे हो तो एक दिन बच्चा अपने आप को कुछ नहीं कहता है। क्लियर है? ये सत्यता है ना? लिखो द रिजल्ट विल बी गुड, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन सॉल्यूशन ओबे। व्हेन सॉल्यूशन ओबे, आगे क्या लिखवाऊंगा मैं? अच्छा, यहां का है कि हम राउल्ट्स लॉ लिखाएंगे? राउल्ट्स लॉ कॉलिगेटिव थोड़े ना आने वाले हैं। हाँ, तो बताओ राहुल, क्या लिखवाएंगे? पता नहीं, वेरी गुड, लिखो। व्हेन सॉल्यूशन ओबे फॉलोइंग थ्री कंडीशन। व्हेन सॉल्यूशन ओबे फॉलोइंग थ्री कंडीशन, और डैश लगा के छोड़ दो। लिखो पहली कंडीशन, लिखो नंबर 1, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। पहली कंडीशन, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट की जाती है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ये आपको और करके इसलिए हेडिंग में डाइल्यूट सॉल्यूशन को मेंशन करवाया है। लिखो बेटा, पहला लिखो सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। नंबर 2, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। ये जहां डाइल्यूट लिखो गोले में बंद करो, नॉन वोलेटाइल लिख रहे हो गोले में बंद करो, ये हाईलाइट पॉइंट है। सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, जिसमें डाइल्यूट को आप बोल्ड कर लो। सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, गोले में बंद कर लो। तीसरा, सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? जो डिसोसिएट या एसोसिएट ना हो। तो नीचे लिखो, जहां लिखा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में एरो लगा के लिखो दैट इज नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन टेक प्लेस इन सॉल्यूशन। नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन टेक प्लेस इन सॉल्यूशन। जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल लिख लो, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। बस, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। अब ये देखो, बहुत ध्यान से समझो, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज तीनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी हैं। क्लियर है? हमने देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में भी इनको लिखाया था, वहां NaCl और KCl दो और बढ़वाए थे, देखो उनको यहां नहीं लिखवाया क्योंकि ये सॉल्यूशन के अंदर टूटेंगे, इनका डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा, इसीलिए इन दोनों को हटा दिया। हमने उनको लिया, उन नॉन वोलेटाइल को लिया जिनका एसोसिएशन या डिसोसिएशन सॉल्यूशन के अंदर ना हो, दैट इज ग्लूकोज, सुक्रोज,
यूरिया। अब आपसे पूछे ये दोनों क्या हैं, तो आप बोलोगे ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने आयन में ना टूटे। क्या हमने बोला? बोलो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने आयन में ना टूटे। NaCl नॉन इलेक्ट्रोलाइट है कि इलेक्ट्रोलाइट है? इलेक्ट्रोलाइट है, बिकॉज Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। हाँ, लेकिन ये एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जरूर है, बट ये इलेक्ट्रोलाइट है। भाषा समझ में आ गई? क्लियर। आगे चलें, लिखो लिखो बेटा, लिखो द बेस्ट एप्लीकेशन, लिखो बेटा, लिखो द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लिखो बेटा, द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is to determine molecular weight of non-volatile compound. लास्ट लाइन है, लिखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। ये नॉन वोलेटाइल कंपाउंड और मॉलिक्यूलर वेट दोनों को अंडरलाइन कर लो। भाई हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके कारण पढ़ने जा रहे हैं? क्लियर है? अब लास्ट लाइन लिखो, फॉर मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड। माइक्रो बोला है बड़ा वाला, मैक्रो, MACRO। लिखो फॉर मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड, for macromolecular compound like protein, carbohydrate or polymer or polymer, the best method is very good, the best method is, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों में से मैक्रोमोलिकुलर किसके लिए? मैक्रोमोलिकुलर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन होगी? दैट इज, लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या लिखोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। अंडरलाइन कर लो माइक्रो को और ऑस्मोटिक प्रेशर को। ये सब सवाल हैं, ये आपको लाइन से सवाल लिखवा दिए गए। अब पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डालें हेडिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहली हेडिंग डालो, सारे बच्चे पहली हेडिंग डालें। पहली हेडिंग कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, एक हमने कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आप किससे लिखते थे पहले? वेरी गुड, गजब बेइज्जती करवाते हो, ये बात पढ़ाए नहीं है क्या? अच्छा बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS, ठीक है। फिर हमने कहा था P नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन PS। ये बात कैसी होती है? ये होती है ऑलवेज, हमेशा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कड़ाही में पानी रखवाए थे स्टोव के ऊपर, फिर उसी कड़ाही में पानी में चीनी डलवाए थे, तो वेपर का बनना कम होने लगा था, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। यही बात तो हमने आपको बताई थी, लेकिन भूलने में समय कहां लगता है बेटा, है ना? अच्छा, आप बहुत ध्यान से देखना, इतनी बातें तो हमने पीछे आपको पढ़ाई थी, ये तीनों बातें पढ़ा चुके हैं। अब देखो, अब नया लाइन देखो, कहीं लिखा हो P नॉट माइनस PS, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब होता है ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
पी नॉट माइनस पी एस को क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बट पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और दिस इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे? इसके आगे लिखना नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये क्या है? ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप एकदम क्रिस्टल क्लियर समझो बेटा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। पक्का? चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टियों के नाम अच्छे से याद कर लेना। जब ये नाम हो तो ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, अन्यथा जो भी नाम ले वो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। अच्छा, पी नॉट माइनस पी एस ये क्या है? ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की लिस्ट में है? वहां रिलेटिव लोअरिंग है। लोअरिंग अलग चीज हुई, रिलेटिव अलग हुई। लोअरिंग का मतलब क्या होता? बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, लोअरिंग निकल आई। और रिलेटिव का मतलब क्या होता? किसी से डिवाइड कर दिया, किसी से तुलना कर दी, ये हुआ रिलेटिव। क्लियर है? तो बताओ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे लिखो बेटा, लिख लो। अच्छा, अब राउल्ट्स का लॉ सब लोग सुनाएंगे। RAOULTS, राउल्ट्स लॉ, LAW, सुनाओ। राहुल तुम अच्छा सुनाओ। ये राउल्ट लॉ है, राउल्ट लॉ सुनाओ। अरे यार, ये क्या सुना रहे हो? राउल्ट लॉ सुनाओ। राउल्ट लॉ जो पहले पढ़ाए वो सुनाओ। तुम यहां फार्मूला क्या सुना रहे हो? राउल्ट ने क्या बोला? राउल्ट लॉ क्या है? सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तुम बेटा यहां का फार्मूला सुना रहे हो, कितनी गलत बात है। राउल्ट लॉ क्या है? हमने कहा नमक बताओ, ये नमक पूड़ी में डाल के बता रहे हैं। नहीं समझ रहे हो? राउल्ट लॉ तो पहले समझो, फिर राउल्ट लॉ का एप्लीकेशन यहां पे है। क्लियर है? चलेगा, आगे लिखो। लिखो अकॉर्डिंग टू राउल्ट, लिखो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of, is equal to mole fraction of नॉन वोलेटाइल, आगे बताओ बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अंडरलाइन कर लो। चलो अच्छा, राउल्ट के लॉ के हिसाब से क्या बना हमारा फार्मूला? बताओ। पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ, बताओ बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन, ये वो है वोलाटाइल सॉल्यूट। यही तो पढ़ा है।
इसको लिखो। अब कोई भी बच्चा यहां को किसी तरीके का कांस्टेंट नहीं डालेगा। अब इसी फार्मूले को सीधे इक्वल टू करके लिख लो, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू क्या बना लेंगे, एक्स से। इक्वल टू क्या बना लेंगे, एक्स से। या कांस्टेंट कांस्टेंट डालने के चक्कर में ना पड़ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स से। अच्छा अच्छा, एक्स से। अब देखो तुमको एक हम जादू सिखाई दे रहे हैं। मान लो एक्स ए ना दिया हो तो इसी को क्या बोल सकते हो, 1 माइनस एक्स बी। इसी क्या बोल सकते हो, बोलो एमएमबी अपान 1000। ये सब जुगाड़ है। एमएमबी अपान 1000 इक्वल टू एनए अपान एनबी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा पूरे लिख लो, नहीं मान रहे हो तो। होता यहां क्या है, यहां होता है एनए प्लस एनबी, लेकिन ये इतने कम होते हैं कि इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये फार्मूला हमारा क्या बन जाता है, एनए अपान एनबी। ये सारे फार्मूले एक लाइन में लिखो। और रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर का इसके अलावा सवाल बन ही नहीं सकता। आप देखना कि कौन, देखो सब आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। अब जैसे मोल में 6 फार्मूले लिखाए थे, हमने कहा था जो तुम्हारी समझ में आए उसको निकाल के बाहर रख लो और 2 मोल को आपस में बराबर कर दो। बस सेम वही फार्मूला। देखो ये इसके भी बराबर, ये इसके भी बराबर, ये इसके भी बराबर, ये इनके सब आपस में बराबर। जैसा सवाल वैसा फार्मूला लगा लो। अब हम चाहेंगे एक सवाल हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, इतना तो समझ में आ ही रहा ना सारे बच्चे। देखो और इसको देखो, इसी फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट लिख दिया, इक्वल टू क्या है, एक्स ए। अच्छा बताओ एक्स ए का फार्मूला क्या होगा, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। हो सकता है। अच्छा बताओ एक और फार्मूला यहां लिख लो, क्या लिखोगे, एम एम बी अपान 1000। क्लियर है। अब जितना मन गए उतना सवाल लगा लो। अब देखो यदि ये लिखा है तो इसी का मतलब होता है 1 माइनस एक्स बी। और यदि मोलों का संख्या सोल्यूट का बड़ा कम हो तो इसे निगलेक्ट कर देना, तब क्या हो जाएगा, एन ए अपान एन बी। ये तीनों मेन फार्मूले एक जगह लिख लो। और हमारे हिसाब से इनको ऐसे लिखो ज्यादा बढ़िया लगता है, एक ही लाइन में, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी और इक्वल टू एम एम बी अपान 1000। अब हम किसी से पूछेंगे इस फार्मूले में ये जो एम एम बी है ये क्या है, किसी एक से पूछेंगे। अच्छा ये क्या है, ये है मोलेलिटी। अच्छा ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेरी गुड। ये सवाल पहले का है। हमने क्या किया, जितने पॉसिबल फार्मूले हैं सब लिखा दिया एक जगह। एक सवाल हो जाए इसी बात पे, एक सवाल लिखो इसी बात पे। तुमको लगता है चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर कुछ बड़ा नहीं। लिखो क्वेश्चन, लिखो फाइंड, लिखो लिख लिया, लिखो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, इन एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन having vapor pressure, having vapor pressure 700 mmHg, 700 mmHg at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाल फिर से मैं बोल रहा हूं, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है, इसका मतलब वो हमसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ना। अब किस में पूछ रहा है, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है, ये एक सॉल्यूशन है, यानी ग्लूकोज किसके अंदर मौजूद है, पानी के अंदर, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का उसने वेपर प्रेशर दे दिया है कितना, 700 mm ऑफ Hg। क्लियर है। और दिया है एट
100 डिग्री। तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे, हमने क्या बोला, 100 डिग्री टेम्परेचर पे, और ये 100 डिग्री टेम्परेचर किसका है, वाटर का। 100 डिग्री टेम्परेचर किसका है, वाटर का। और 100 डिग्री टेम्परेचर पे प्रेशर होता है 760 mmHg। तो यहां दिया है, लिखो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर कितना होगा, 760 mmHg। और ये बात आपको रट लेनी है आज के बाद। यदि उस आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल गया, इट मींस आपको वेपर प्रेशर का वैल्यू दे गया। वहां देखो 760 कहीं बोला नहीं है, लेकिन उसने टेम्परेचर दे दिया। सवाल समझ में आया। आप देखो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू एक्सए, और एक्सए ही तो बताना है। अरे देखो बेटा, ये क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज किस में डाल दिया गया, वाटर में। तो ये क्या हो गया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ये हुआ कि नहीं, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसने दे दिया है 700 mmHg दे दिया है। अच्छा, सॉल्वेंट पानी है 100 डिग्री टेम्परेचर पे, इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 760 mmHg। फार्मूला इसे बना लेना। तो बताओ सब चीजें मिल गई कि नहीं। पी नॉट कितना हो गया, 760 माइनस 700 अपान 760 इक्वल टू एक्सए। एक्सए निकालना ही है, यही है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट के नाम पे अपने पास क्या है, ग्लूकोज। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 60 बचेगा, 60 अपान 760 इक्वल टू एक्सए। अब बताओ, डिवाइड करके बताओ, 60 को 760 से डिवाइड करो, आंसर बताओ। एक्सए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.078। यही सब कहा रहा है, यही होगा मोल फ्रैक्शन। ऐसे सवाल आएंगे। अब सवाल को एक बार फिर पढ़ो और उसको समझो कि कौन कौन सी बात पकड़नी है। 100 डिग्री टेम्परेचर देके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे गया, ये रट लेना। 100 डिग्री टेम्परेचर बोले तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 760 mmHg रख देना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। देखो 760 वाली बात कहीं बोला नहीं है, लेकिन उसने टेम्परेचर आपको दे दिया, इशारा कर दिया। समझ में आ रहा, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, और कहीं अगले ही क्लास में चैप्टर खत्म ना हो जाए बड़ा, हमें तो लगभग हम अगली क्लास में चैप्टर समाप्त कर देंगे लगभग।